हाल ही में चर्चा में रहे अरावली सफारी उद्यान परियोजना के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। यह अफ्रीका के बाहर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट, यह एक जंगल सफारी के रूप में विकसित होगा। नेक्स्ट, अरावली का यह क्षेत्र भूजल के रेड जोन में आता है। अगला ऑप्शन, इसे जंगल श्रेणी के रूप में माना गया है। आपके पास में 10 सेकंड है। ठीक है, तो इसमें यह अफ्रीका के बाहर नहीं, यह विश्व का ही सबसे बड़ा जू सफारी पार्क है, ना कि जंगल सफारी पार्क। और अरावली सहित लगभग पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, ये रेड जोन में आते हैं भूजल के में। यहाँ पर रेड जोन ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से जो भूमिगत जल होता है ना, उसकी निकासी की दर ज़्यादा होती है और पुनर्भरण की दर कम होती है। जंगल श्रेणी होता है कि जंगल के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में सत्य कथन को चुनना है हमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, यह विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। नेक्स्ट है हमारा, यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक 2000 किलोमीटर तक विस्तृत है। नेक्स्ट, अरावली की यह छुपी हुई शाखा गंगा और सिंधु नदियों के बीच जल विभाजक के रूप में काम करती है। मतलब एक छुपी हुई शाखा है जो दोनों के बीच में विभाजक का काम करती है। थर्ड, इसका निर्माण भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के साथ अभिसरण से हुआ है। तो फिर से आपके पास में 10 सेकंड है। चलिए, यह राइट है कि यह विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। 2000 किलोमीटर नहीं है, लगभग 700 400 किलोमीटर के आसपास इसकी विस्तार देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बता दिए 2000 किलोमीटर। और एक छुपी हुई शाखा दोनों के बीच में विभाजक का काम करती है। ये जो हम ट्रांस हिमालय का निर्माण देखते हैं, तो ट्रांस हिमालय का निर्माण जो भारतीय प्लेट में आगे निकला हुआ हिस्सा है अरावली थी। तो अरावली एक इन भूमि में धंसने के कारण ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। इसका निर्माण भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के साथ अभिसरण तो हुआ ही है, तभी तो ये ट्रांस हिमालय बने हैं। और ट्रांस हिमालय बना है, उसके साथ ही जब अंदर गया है तो जो दोनों के बीच में हिंदू और गंगा का विभाजन भी हो गया है, इससे जल विभाजक के रूप में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सेकंड ऑप्शन गलत है, इसलिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आईएएस 2019 के प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुने। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपको देखना होगा कि अपना किस तरीके से आप इन क्वेश्चन का उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखकर सोचना पड़ेगा। सीधे सीधे रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ भाषा शैली में परिवर्तन करके क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो सुनिए। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुसार वनवासियों को वन क्षेत्र में उगाए गए बांस को गिराने का अधिकार है। अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक लघु वन उपज है। लास्ट ऑप्शन, वन अधिकार अधिनियम 2006, जो ये अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम है ना, वही है ये वन अधिकार अधिनियम, इसे शॉर्ट में बोला जाता है। लघु वन उपज का स्वामित्व प्रदान करता है। तो अब आप सोचिए 10 सेकंड और फिर राइट आंसर कीजिए। ओके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, बी क्यों है?
इसमें क्या है कि जो अधिकार दिया गया था वो वन को, जो बांस है उसे वन क्षेत्र के बाहर उगाकर आप खेती कर सकते हो, लेकिन वनों में अगर बांस होगा तो उसे गिराने का अधिकार नहीं है, वो वन का ही हिस्सा माना जाएगा। इस एक तरीके से वन के बाहर आप बांस को उगा सकते हो, पहले वो एक तरीके से वन का भाग था, तो हमें उगाने की पूर्ण अनुमति नहीं थी। मतलब उगा सकते थे लेकिन उसे गिरा नहीं सकते थे। मतलब एक तरीके से अगर हम जंगल में जाएंगे तो जंगल का हिस्सा है, उसे जंगल से आप एक अधिकार स्वरूप ला नहीं सकते थे, लेकिन अब ला सकते हो, अब खेती भी की जा सकती है इसकी। ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। और ये लघु वनोपज के अंतर्गत इसे शामिल कर लिया गया है मांस को। और लघु वनोपज का स्वामित्व इस अधिकार अधिनियम के तहत किसानों को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत होने के साथ ही दूसरे और तीसरे सही है, इसलिए बी ऑप्शन ठीक है। इसी तरीके की ज्योग्राफी से संबंधित करंट अफेयर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके साथ में डेली मुलाकात होगी और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के सभी सेक्शन पर जो भी करंट अफेयर आएगी उसके साथ आपको अवगत कराया जाएगा। थैंक यू।